कातिल को 4 कत्ल करने थे, उसको 5 कत्ल और करने थे और जिनका कत्ल करना था उनको वह मौके पर बुला भी रहा था, लेकिन 4 लोग मौके पर आ भी जाते हैं और वह उनसे जद्दोजहद करने लगता है, उनका कत्ल करने लगता है, लेकिन वह उतना हावी नहीं हुआ था जितना उन 4 लोगों का कत्ल करने वालों पर हो चुका था। अब जो सामने 4 थे, उन 4 के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता था और हालत यहाँ से ऐसी होती है, वह भाग जाता है। इसके बाद वह घटना की गूंज पूरी पुलिस पहुँचती है, प्रदेश तक पहुँचती है और टीवी और अखबारों में दिखाई जाती है। संभवतः उस प्रदेश की यह सबसे चर्चित घटनाओं में से एक घटना रही थी। एक व्यक्ति में 4 कत्ल कर दिए थे, एक व्यक्ति ने 4 कत्ल कर दिए थे और 5 कत्ल करना बाकी था। उसको ढूंढने के लिए पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया था और जगह जगह उसके पोस्टर भी चिपका दिए गए थे। आखिरकार वो 5वें दिन पुलिस की सूझबूझ से मिल जाता है। पुलिस इससे गिरफ्तार करती है और हत्या के कारण को जानने की कोशिश कर रही थी। जिनका उसने कत्ल किया था उनकी कोई गलती नहीं थी, उसे बेवजह मार दिया था और जिनसे वजह भी उनको वह मार नहीं सका, जिनसे वजह थी उनको वह मार नहीं सका। मामला अदालत पहुंचता है और अदालत इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाती है। अदालत कहती है इस व्यक्ति को फांसी दी जाए, फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक यह अपने प्राण निकाल न दे या अपने प्राणी त्याग न दे। हालांकि उसके पास बचने के लिए अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई राष्ट्रपति, अभी कई रास्ते हैं, पड़ाव हैं। क्या पता वह फांसी के फंदे पर पहुँचे भी, क्या पता कि हो सकता है ना पहुँचे। लास्ट में आकर अदालत कहे कि इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और हमको बाइज्जत बरी कर देते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना झारखंड प्रदेश के शहर जमशेदपुर से 65 किलोमीटर दूर थाना लगता है कदमा थाना क्षेत्र, और कदमा थाना क्षेत्र का तिस्ता क्वार्टर नंबर 97 यहाँ की सच्ची घटना है। दरअसल टाटा स्टील कंपनी में फायर ब्रिगेड के काम करने वाला एक कर्मचारी जिसका नाम दीपक होता है। दीपक कई दिनों से वेब सीरीज़ देख रहा था और वेब सीरीज़ का नाम होता है पाताल लोक। पाताल लोक वेब सीरीज़ में एक त्यागी नाम का कैरेक्टर होता है और वो अक्सर किसी का कत्ल करता था तो हथौड़े से उसको मारता था, और जब मारता था तो उसको जब ब्लड बहता था, ब्लड को बहते हुए बड़े गौर से करीब से देखता था, उनकी आंखों में आंखें डालकर लाश को देखा करता था। उसको लगता था दीपक कुमार को कि क्यों ना उसको ऐसा ही करना चाहिए, और ठीक उनसे ऐसा ही 12 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 5 बजे उठता है, अपनी पत्नी से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद फिर जब 8:30 बजे का वक्त होता है तो उसकी पत्नी आराम से इत्मीनान से बैठी हुई थी। उसको पता नहीं था कि शायद उसके पति से यह ज़िंदगी की आखिरी बार मुलाकात हो रही है। उसकी पत्नी बैठी हुई और उसने तुरंत ही अपना हथौड़ा निकाला और अपनी पत्नी को उसने एक के बाद एक हथौड़े मारता है और पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है। एक कमरे में उसकी लाश रखी जाती है और वह आराम से फिर से वह सोचने लगता है कि अब आगे क्या कदम उठाया जाए। दरअसल उसकी पत्नी की उम्र लगभग 36 साल के आसपास होती है और उसका नाम बीड़ा कुमारी होता है। इस व्यक्ति ने, जिसका नाम दीपक कुमार होता है, उसकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास की होती है। अपनी पत्नी का पहला कत्ल करता है, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार करता है। बड़ी बेटी जिसका नाम श्रवणी कुमारी होता है और जो कि 16 साल उनकी उम्र होती है, और उनकी जो छोटी बेटी होती है दिव्या, जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है। वह कमरे में आराम से इत्मीनान से सो रहे थे। उन्हें कोई फ़िक्र नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी, उन्हें कोई उठाने वाला नहीं था। लेकिन जब दोनों बेटियां आराम से बेड पर सो रही थी, पिता उनके पास जाता है और उनके जो शरीर पर हथौड़ा मारता है वह बहुत ताकत से मारता है। दोनों बेटियां तड़पने लगती हैं। तुरंत वो तकिया उठाता है और तकिया उठाने के बाद अपनी दोनों बेटियों के चेहरे पर तकिया रखता है, और जब उनका दम घुट जाता है, वह आराम से इत्मीनान से हट जाता है। तब वह अपनी दोनों बेटियों का कत्ल करता है और कत्ल करने के बाद सीधा अपने ससुराल लक्ष्मी नगर पहुँच जाता है। वहाँ जाकर बड़े प्यार से
अपने जो ससुराल वाले होते हैं उनसे नमस्ते करता है, उनका आदर सत्कार करता है, जो कि उनसे आदर सत्कार में उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होती है उस वक्त वो होती है। पूछा जाता है कि इतनी सुबह-सुबह आने की क्या वजह है? वो बताता है कि आपके घर पर जो हमारी ज्वेलरी रखी हुई है, उस ज्वेलरी को ला के दे दो। ज्वेलरी की कीमत लगभग 5 लाख रुपए के आसपास होती है, क्योंकि उन्हीं की अमानत थी दामाद की दीपक कुमार की, इसलिए ससुराल वाले ने कोई ऐतराज़ नहीं किया और चुपचाप उठाकर उसकी ज्वेलरी दे दी। उस ज्वेलरी को वो देते हैं और ज्वेलरी लेकर सीधा सुनार के पास जाता है। सुनार से कहता है कि इसकी कीमत आँकी क्या है? आखिरकार ये कितने रुपए की होगी? अक्सर जिस ज्वेलर्स के पास लेकर वह ज्वेलरी को जाता है, वहीं से अपनी पत्नी को अपने बच्चों के लिए ज्वेलरी बनवाया करता था, इसलिए शक का कोई गुंजाइश था ही नहीं। सुनार कहता है कि इसकी कीमत लगभग 4.5 लाख के आसपास। फ़िलहाल मेरे पास 3 लाख रुपए मौजूद हैं, बाकी पैसे आपको हम बाद में दे सकते हैं। वह व्यक्ति बड़ा सामान्य सा दिख रहा था, जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों का कत्ल कर दिया था। ससुराल जाता है, ज्वेलरी लाता है, सुनार के पास जाता है, 3 लाख रुपए में यानी कि 5 लाख रुपए में 4.5 लाख रुपए में बेचता है और 3 लाख रुपए लेके उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। और घर जाने के लिए जब उसे जैसे घर पहुँचता है, लगभग 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था, 11 बजे उसके जब घर उसकी जो छोटी बेटी होती है जिसका नाम दिव्या होता है, 10 साल की जिसकी उम्र होती है, उसको पढ़ाने के लिए डेली एक टीचर आती है। एक टीचर का नाम होता है रिंकी घोष। रिंकी घोष जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करती है, अचानक इन दोनों के आमना सामना होता है। यानी कि दीपक कुमार जैसे ही रिंकी घोष को देखता है, देखते वो समझ नहीं पाता है कि आखिरकार एक करे तो क्या करे। उसके हाथ में धारदार हथियार होता है, चाकू होता है। उसकी जो ट्यूशन टीचर होती है उसको दिखाता है, उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी स्कूटी की चाबी चाहिए। स्कूटी वाली बात आती है तो उसे अभी तक लड़की को कुछ भी नहीं पता था कि इस घर के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। तभी वह डर की वजह से कमरे में चली जाती है, जिस कमरे में दोनों बेटियां बिस्तर पर मरी पड़ी हुई थी। वो जब जाती है तो उसे बाद में फिर वो डर जाती है देख के, क्योंकि दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं। उसकी चीख निकल रही थी। जैसे उसने ज़ोर से चीखने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके मुंह पर टेप लगा देता है, उसके हाथ और पैरों को बांध देता है। जब हाथ पैर को बांध रहा था, इसी बीच में मौका मिलता है, हथौड़ी उठाता है और वो पूरी ताकत के साथ उस लड़की को, यानी कि जो टीचर उसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, उसको वो मार देता है। जब उसे मार रहा था, क्योंकि वो 2.5 साल से उसकी बेटी दिव्या को पढ़ाने के लिए आ रही थी और ना जाने कब उस लड़की को देखकर, उस टीचर को देखकर उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन टीचर तो मर चुकी थी। मरने के बाद उसकी अचानक से ख्याल आता है क्यों ना इसके साथ संबंध बनाया जाए। मरी हुई टीचर के साथ वह संबंध बनाता है और जब उसे बिल्कुल तसल्ली हो जाती है और उसे सेटिस्फेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद फिर उसकी लाश को वह बेड के अंदर छिपा देता है और वहाँ रख देता है। पत्नी, 2 बेटी और ट्यूशन टीचर, इसके साथ वो लाश को छुपा के रख देता है। लगभग 11 बजे के आसपास या उसके बाद 11:30 बजे के आसपास फ़ोन करता है अपने दोस्त को। दोस्त का नाम नहीं, भांजे को फ़ोन करता है और भांजे का नाम होता है रोशन। से कहता है कि आज तुम्हारा हमारे घर पर खाना है और आप खाना खाने के लिए आ जाइए। वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन 1 बजे तक जब नहीं आते हैं तो फिर दोबारा से फ़ोन करता है कि फिर फ़ोन करने के बाद कहता है कि तुम कहाँ पहुँचे। दरअसल उसका भांजा होता है जिसका नाम रोशन होता है। उसकी पत्नी आराध्या होती है और रोशन का साला होता है अंकित और रोशन की 1 साल की बेटी होती है। ये चारों लोग आते हैं। जैसे ही घर पर आने के बाद घर के सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, तुरंत फ़ोन किया जाता है। दीपक जी आप कहाँ हैं? तो वो कहता है कि मैं तो घर के अंदर ही हूँ। कहता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, दिक्कत हो गई है। दरअसल 1 साल की जो लड़की थी उसने टॉयलेट कर दिया था और टॉयलेट की वजह से गाड़ी में भी कुछ गंदगी फैल गई थी, साथ ही कपड़े भी ख़राब हो चुके थे, तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप बाथरूम में आ जाइए। 1 साल की बेटी को लेकर आराध्या पहुंच जाती है और बाथरूम के अंदर अब ये सोनू नहीं, रोशन कुमार अपने साले अंकित के साथ बैठक में बैठा हुआ था। इसी बीच में अचानक ही इसको एक हथौड़े की याद आती है, क्योंकि उसे रोशन को भी मारना था, रोशन की फैमिली को भी मारना था। बैठक में जाता है और एक के बाद 1, 2, 3 हथौड़े उसको मार देता है रोशन को, लेकिन उतनी ताकत के साथ, उतनी मजबूती के साथ नहीं मार पाता है जितनी मजबूती से उसे मारना चाहता था। और उसको जब वो घायल हो जाता है तो, लेकिन इसी बीच में अंकित जो होता है, इसकी चीख पुकार निकल जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। यह बात उसकी पत्नी तक पहुंच जाती है। आराध्या अपनी बेटी को लेकर आते हैं और जैसे निकल रही थी तो उसकी बेटी, जो कि हथौड़ा मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लगते ज़रूर हैं, उतनी ताकत से नहीं लग पाते हैं कि जितना ताकत से वह मारना चाह रहा था। विरोध कर रहे थे और मौका पाते ही चारों इस घर से भाग जाते हैं। उन्हें जो मौका मिल जाता है, दरअसल इन चारों का कत्ल करना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया। एक और उसका बचपन का दोस्त है प्रभु, उसको भी मारना चाहता था, लेकिन वह उसको भी नहीं मार पाया। अब ऐसी स्थिति में यहाँ से वह भाग जाता है। उधर जो टीचर अपने घर पर वापस नहीं पहुँचती है तो शाम 4 बज जाते हैं। यह लोग जो घायल हो चुके थे, यह हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहे थे। इनको बिल्कुल नहीं पता था कि घर के अंदर किसी का कत्ल हो चुका है। इधर इलाज करा रहे हैं। अब टीचर जो कि होती है, टीचर के माँ बाप, उसके परिवार के जो लोग होते हैं, वो परेशान होने लगते हैं। अपनी बेटी को ढूंढते हैं। जब उसकी क्वार्टर नंबर 97 में पहुंच जाते हैं तो तीस्ता रोड पर जाकर देखते हैं, उनकी बेटी तो मिलती नहीं है। लेकिन जो घर के अस्त व्यस्त थी, उनको देखकर लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी घर के सदस्यों ने एक एक जगह को देखना शुरू कर देते हैं। बेड को जैसे ही खोल के देखा तो बेड के अंदर उनकी बेटी रिंकी घोष की लाश पड़ी हुई थी। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंच आती है और पुलिस ने जो आकर देखा कि फॉर्मेटिक टीम ने आकर देखा तो उनकी जो रिंकी घोष थी बेटी, उसके साथ बलात्कार हुआ था और वो भी मरने के बाद हुआ था। आखिरकार उसको ढूंढने की कोशिश की जाती है। एक व्यक्ति ने आखिरकार 4 कत्ल कर दिए हैं। 5 लोगों को मारना चाहता था क्योंकि नहीं मार पाता है, क्योंकि इनकी हत्या की थी। इसके पीछे कई तरह के सवाल थे। पुलिस इन सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। अब इसको ढूंढना चाहती थी। 1 लाख का इनाम घोषित कर देती है, लेकिन वो मिलता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिस ने उसके संपर्क में जो भी लोग थे, उनसे बहुत सारी बातें किया करता था। उन लोगों के जो नंबर थे वो सर्विलांस पर लगा देते हैं ताकि पुलिस को कहीं से कुछ भी मिले। आखिरकार उसकी जो लाश से जुड़ जाती है, वो 5वें दिन 16 अप्रैल की बात है, 16 अप्रैल 2021 को धनबाद का हीरापुर पुलिस लाइन लगता है। वहाँ पर उसने एक HDFC की शाखा होती है, वहाँ HDFC की शाखा में मृत्युंजय को दीपक कुमार का भाई होता है। उसके खाते में सुबह 11:30 बजे के आसपास लगभग 5 लाख रुपए की रकम जमा की जाती है। और जैसे ही 5 लाख रुपए की रकम जमा होती है, मृत्युंजय कुमार के पास एक मैसेज पहुंचता है और यह मैसेज की बात पता चल जाती है पुलिस को। 5 लाख रुपए कहां से आए? तुरंत ही पुलिस ने HDFC बैंक में संपर्क किया तो फ़ोन पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हाँ, यह पैसे आपने इतने खाते में कहाँ से डाले? एक व्यक्ति आया है। तुरंत ही उस व्यक्ति का फ़ोटो दिखाया जाता है। यह तो नहीं आया? बोले हाँ, यही आया है, लेकिन अब तक वो बैंक से जा चुका है। अब पुलिस खुद को ठगा सा महसूस कर रही थी, लेकिन करीब 2:30 बजे के आसपास दीपक कुमार फिर से इस बैंक में आता है, यह जानने के लिए कि क्या वाकई 5 लाख रुपए की रकम खाते में पहुंच चुकी है कि नहीं पहुंची है। अब मोबाइल वगैरह का इस्तेमाल तो कर नहीं रहा था। उसके बाद फिर पुलिस जब 2:30 बजे के पास आती है और पहुंचती है तो बैंक मैनेजर होता है, किसी न किसी बहाने से इसको उलझा के रखता है। पुलिस आती है और उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद लेके जाती है और उससे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने अपनी दोनों बेटी
और अब आखिरकार तुमने अपने दोनों बेटी और पत्नी और ट्यूशन टीचर के कत्ल क्यों किया? बाकी 4 लोग तुम क्यों मारना चाहते थे? 5 के बारे में पुलिस को पता ही नहीं था कि एक 5वां जो उसका दोस्त था प्रभु, उसको भी मारना चाहता था। आखिरकार पुलिस ने उसे जब गिरफ्तार किया तो उसने बताना शुरू किया। उसने कोई पुलिस के सामने हिचकिचाहट महसूस नहीं की। उसने कोई अफसोस नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। वो तोते की तरह बोलने लग रहा था। वो कहता था कि दरअसल उसका बचपन का दोस्त होता है प्रभु नाम का, वो खर्चीला था, अय्याज किस्म का व्यक्ति था। उसको देखकर उसके मन में आता था कि खूब सारे पैसे कमाए जाए, वो भी खर्चीला बनेगा और वह भी अय्याशीगिरी करेगा। इसलिए अपने दोस्त के पास जाता है और बातचीत करने लगता है। वो दोस्त के बहकावे में आकर लगभग 5 लाख का उसके ऊपर कर्ज हो जाता है और यह कर्ज अपने भांजी से बातचीत करता है। उसे बताता है कि ऐसे कुछ वाहन वगैरह खरीदता है और यह दौर वो था जब लॉकडाउन का समय चल रहा था। वाहनों पर उस पर परे लगातार टैक्स बढ़ने लगता है। जो बैंक का कर्ज था वो बढ़ने लगता है, लेकिन वाहन से उसे कोई इनकम हो नहीं रही थी। ऐसी स्थिति में जो भांजा होता है रोशन, उसको वाहन दे देता है, लेकिन वाहनों से जब कोई इनकम नहीं हो रही थी तो दोस्त और भांजे की वजह से लगातार वो कर्जे में जा रहा था। तब वो सोचता है कि क्यों ना अपने दोस्त और भांजे की हत्या करके वो हमेशा के लिए जेल चले जाए। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि अगर वो अपने बच्चों को इस तरह से छोड़ देगा तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाएंगे, भीख मांगेंगे, इसलिए उनका भी शायद सही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी पत्नी को मारता है, फिर दोनों बेटियों को मारता है। यह सब बात खुल जाएगी। ट्यूशन टीचर अगर अचानक से आ जाती है, इसलिए ट्यूशन टीचर मारी जाती है। पूछा जाता है कि तुमने उसका रेप क्यों किया? वो कहता है कि मुझे अच्छी लगी इसलिए उसका रेप कर दिया। मामला अदालत पहुंचता है और अदालत पहुंचने के बाद अप्रैल 2023 में आखिरकार कोर्ट इसे फांसी की सज़ा का हुक्म सुनाता है। कहता है कि इस व्यक्ति को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण निकल ना जाएं। यह घटना हुई थी तो इस घटना ने पूरे झारखंड प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। जहाँ जहाँ तक इस घटना की गूंज फैली थी, वहाँ वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे कि एक व्यक्ति ने फिल्म देखकर, यानी कि वेब सीरीज़ देखकर, कैरेक्टर को देखकर, जो उसने हथौड़ा त्यागी होता है, उसके कैरेक्टर को देखकर वो ऐसा अपनी ज़िंदगी में उस कैरेक्टर को रियल लाइफ में उतारता है कि वह एक के बाद एक लगातार कत्ल करता चला जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था और ना ही किसी का दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। धन्यवाद।